कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और चलिए अब हम लोग आज अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। आज वैसे ही बहुत लेट हो चुकी है, पर फिर भी अपन लोग अच्छा और बेस्ट करेंगे। ठीक है, देखो जो आज आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट का सेशन का एक पीवाईक्यू आया है, उससे आप लोगों का एक टॉपिक कवर होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को इस सेशन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग एंड तक बने रहिएगा। पहली तो आप लोगों से यही बात है। उसके बाद अगर आप लोगों को इस सेशन को अच्छा लगे, ठीक है, तभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक, तो इस सेशन में आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को इस पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन पीवाईक्यू को सॉल्व कराने का तरीका ऐसा होगा कि आप लोग पिछले यूट्यूब चैनल पर जितने भी पीवाईक्यू सेशन होंगे आप लोग देख सकते हो, एक एक बार जाके विजिट कर सकते हो। और अगर इससे अच्छा आप लोगों को पीवाईक्यू एनालिसिस मिले तो बताइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ साथ आप लोगों का माइंड भी इस टॉपिक को लेकर इतना डेवलप हो जाएगा कि आप लोग आने वाले जितने भी एग्जाम्स या क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोगों के गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप लोग समझ के रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के पीछे मेरी घंटों की मेहनत है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, बाकी बातें सेशन के एंड में करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सविकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है। ठीक, जो इस पेड़ को परागित करता है। ठीक, परागित कर सकता है। ठीक है, तो एकमात्र कीट के बारे में पूछा गया है, अन्य कीटों के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक, उसके बाद को रिलेशन को पूछा गया है, दो टॉपिक। ठीक, मतलब 2 पॉइंट, और उसके बाद कौन सा कीट है। ठीक है, तो ये 4 पेड़ के ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। तो ऑप्शन मतलब आंसर तो आप लोगों को दिख ही गया होगा, अंजीर। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस टॉपिक को ठीक एकदम अच्छे से पढ़ें और इसको कवर करें। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें प्रवेश करवाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मैंने कर दिया स्लाइड को जूम। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में पता है। ठीक है, तो अंजीर इसका आंसर क्यों है, क्योंकि अंजीर ही एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर एकमात्र कीट ततैया नाम का जाता है। ठीक, और उसको परागित करता है। अंजीर के जो फूल होते हैं वो अंदर की तरफ थोड़ा मुड़े हुए होते हैं। ठीक, और अपने अंदर एक केव जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें एक छोटा सा ततैया नाम का कीट जाता है। तो अंजीर का फूल क्या करता है, उस टाइम उस ततैया नाम को आवास यानी कि शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और बदले में उसको ततैया क्या देता है, उस फूल को परागित करता है। तो इस सहविकसित रिलेशन में मतलब इस म्यूचुअलिज्म में क्या हुआ कि इन दोनों को प्रॉफिट हुआ, किसी को हानि नहीं हुई। ठीक, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, बाकी ये जो 3 ऑप्शन है इनमें भाई क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, तो इनमें दिक्कत यही है कि ये सिर्फ एकमात्र ऐसा कीट नहीं है जो इनको परागित करता है, इनको परागित करने वाले और भी कीट हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो जाते हैं भाई। महुआ, चंदन, सेमल ये भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छे पौधे हैं, लेकिन इनको परागित करने के लिए केवल कोई एकमात्र कीट नहीं है, इनको परागित करने के लिए बहुत सारे कीट हैं। जैसे कि सेमल का मैं एग्जांपल ले लूँ तो आप लोगों को पता ही होगा कि पक्षी और चमगादड़, ठीक, और भी फैक्टर डिपेंड करते हैं इनको पॉलिनेशन यानी कि परागित करने के लिए। ठीक, तो ये आप लोगों को ऑप्शंस के बारे में समझ में आ गया। ऑप्शन रॉन्ग क्यों है ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले साल हो सकता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यूपीएससी रॉन्ग स्टेटमेंट को ही सही करके ठीक है अगला क्वेश्चन बना देता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन की एनालिसिस करो, उसके रॉन्ग आंसर को पढ़ो, ठीक है, और उसको लर्न करने की भी कोशिश करो। ठीक है, तो पीवाईक्यू इसी भूमिका को हम लोगों को अदा करते हैं पेपर को क्वालिफाई करने में। तो आप लोगों को इतने ऑप्शन और क्वेश्चन के बारे में पता चल गया। अब क्वेश्चंस की डिमांड कुछ उठ के आती हैं, कुछ 2-3 डिमांड क्या है क्वेश्चन की। पहले अपन लोगों को पता होना चाहिए कि सहजीविता क्या है। ठीक, इसी तरह सहजीविता ही नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से कुछ और भी संबंध होते हैं, उनको भी पढ़ना जरूरी होगा। जैसे आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा परजीवी, है ना, सहभोजिता, तो इन सबको ये पढ़ना हम लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि क्या पता कि इस बार सहविकसित को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है, अगली बार सहभोजिता को लेकर क्वेश्चन बना दिया जाए। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ना जरूरी होगा। तो ये इससे निकल के क्या आया, ये इससे निकल कर टॉपिक आया। अगर इस टॉपिक को हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के रखेंगे तो आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ सहजीविता ही नहीं, सहभोजिता से भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बन चुका है। तो आप लोगों का समझ लो एक साथ 2-3 टॉपिक कवर हो रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग ऑप्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अदर्स रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाओ। देखो
अब हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों के पर्यावरण के नोट्स बन गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें लिखा भी होगा। ठीक है, अगर आप लोगों के नहीं बने हैं, ठीक, और या फिर ये सब पॉइंट्स छूट गए हैं, तो आप लोगों का एटलीस्ट नहीं ज़्यादा कुछ होगा, तो उसी नोट्स में एक बॉर्डर लाइन में मार्जिन जो खींची होती है वहीं पर छोटे छोटे पॉइंट इन सब के करके एग्जाम्पल सिर्फ लिख लेना, तो आप लोगों के दिमाग में याद रहेंगी चीज़ें। अब देखो, पहला क्या है, सहजीविता। ठीक, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सहजीविता जो है, सहजीविता किसके किस में पाया जाता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को अंजीर और ततैया का एग्जाम्पल तो क्वेश्चन में ही था। इसके बाद अदर क्या है, लाइकेन, कवक और शैवाल के बारे में। ठीक है, तो लाइकेन जो होते हैं वो कोरल रीफ के साथ सहजीविता का संबंध दर्शाते हैं। ठीक, उसके बाद अब दूसरा कंसेप्ट आता है सामने, सहभोजिता का। तो हम लोगों ने जैसा देखा था कि सहजीविता में क्या था कि दोनों को लाभ होता था। ठीक, लेकिन सहभोजिता एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सिर्फ एक को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल आप लोगों को उदाहरण में क्या मिल जाएगा, आम के पेड़ पर उगने वाला आर्किड। ठीक है, और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वेल पर चिपकने वाले चिपके बार्नकल जो होते हैं। ठीक है, तो वेल पर चिपके जो बार्नकल होते हैं वो वेल पर चिपकी हुई जैसे कोई बहुत जलकुंभी वगैरह होती। अब जैसे वेल है समुद्र के अंदर, तो समुद्र के अंदर बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं छोटी छोटी, जो वेल की पीठ के ऊपर चिपक जाती हैं। ठीक है, तो वही पीठ के ऊपर ये छोटे छोटे क्या बार्नकल भी लग जाते हैं, तो ये उनका पोषक पदार्थ है। ठीक है, वही जलकुंभी वगैरह इन्हीं बार्नकल का क्या है, पोषक पदार्थ है। लेकिन अब सोचो, इन छोटे छोटे बार्नकल के लगने की वजह से वेल के इतने बड़े विशाल शरीर को कोई भी नुकसान होता होगा? तो नहीं भाई, उसको ना कोई नुकसान हो रहा है और ना ही कोई लाभ हो रहा है। तुम लगे हो तो लगे रहो। ठीक है, तो ये होता है सहभोजिता का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, असहभोजिता का। तो ऐसा असहभोजिता क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। ठीक है, तो असहभोजिता एक ऐसा रिलेशंस को दर्शाता है जिसमें एक को तो हानि होती है लेकिन दूसरे को ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है। ठीक है, तो एक को हानि होना डेफिनेटली इसमें पक्का है। ठीक, लेकिन दूसरे को हानि या लाभ होगा ये कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता है, तो ये असहभोजिता होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिया गया है, पेंसिलियम, और उसके बाद पेंसिलियम का रिलेशन किसके साथ, बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोला गया है कि पेंसिलियम कवक पेंसिलियम नामक पदार्थ को छोड़ता है जो बैक्टीरिया को मार देता है ना, और इसमें बैक्टीरिया को नुकसान तो होता ही होता है। जब पेंसिलियम जो है एक पदार्थ को छोड़ता है तो उससे बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, तो उनका बैक्टीरिया का तो नुकसान होना संभव हो गया। लेकिन कवक इससे कोई सीधा लाभ नहीं पाता है। ठीक है, तो पेंसिलियम एक जो कवक है उसको कोई सीधा लाभ नहीं मिलता है बैक्टीरिया को मार के, लेकिन ना उसको लाभ हुई और ना ही उसको हानि हुई। ठीक है, तो ये असहभोजिता का रिलेशन है। आई होप आप लोगों को ये तीन के तीनों कॉन्सेप्ट ऊपर समझ में आए होंगे। अब चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, परजीविता यानी कि पैरासिटिज्म। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो परजीविता के बारे में आप लोगों सभी लोगों को पता होगा, एग्जाम्पल भी बहुत सारे मतलब टीचर्स में हम लोगों को इंटर हाई स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे कि मनुष्य और मनुष्य के शरीर के अंदर क्या, शरीर के ऊपर क्या बालों में जुएं वगैरह पाए जाते हैं, तो ये हो जाता है परजीविता का एग्जाम्पल। ठीक, उसके बाद और भी हैं, तो अमरबेल, मलेरिया, ठीक, मलेरिया परजीवी इसी तरह हो जाते हैं। बेसिकली क्या है कि एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है परजीविता का। तो आप लोगों को अब क्वेश्चन की जड़ पता चल गई। ठीक है, तो अब आप लोगों की इस क्वेश्चन के साथ साथ इस क्वेश्चन के टॉपिक के साथ 4 और टॉपिक याद हो गए, याद रखो। ठीक है, और इस 4 टॉपिक से अब क्वेश्चन भविष्य में हो सकता बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट है और घूम फिर के कॉन्सेप्ट वही आते हैं। ठीक, थीम वही होते हैं, सिर्फ क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड्स को घुमाए जाते हैं। वर्ड पे ध्यान दिया करो। यूपीएससी के अगर वर्ड से खेलना सीख गए तो समझ लो कि आधा एग्जाम आसान है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके थर्ड पोर्शन पर देखते हैं कि अब क्वेश्चन का थर्ड पोर्शन क्या है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन का थर्ड पोर्शन में आप लोगों के लिए यूपीएससी के ट्रेंड को लेके आई हूँ। ठीक है, तो यूपीएससी का ट्रेंड आप लोगों को दिमाग में बैठाने के लिए कि अब यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। ठीक, इसी क्वेश्चन को देखते हुए तो अब यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन में एनवायरनमेंट में क्वेश्चन में सीधा ये नहीं पूछती है कि आप स्पीसीज नेम बता दो। ठीक है, या फिर पॉलिनेशन या फिर पॉल्यूशन बता दो, पॉल्यूशन का नाम बता दो। ठीक है, रेयर चांसेस में पूछ भी सकता है भाई, ये यूपीएससी है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, अपन लोगों को 90% वाला श्योरिटी चाहिए। ठीक है, 10% में नहीं भागना है ना, तो
आप 90% की श्योरिटी में आप लोग इतना समझ लो कि अब सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट में क्वेश्चन क्या बनते हैं, एनिमल बिहेवियर को लेकर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से, कि आप लोग कुछ भी कोई भी स्पीसीज पढ़ रहे हो, या प्लांट की हो, या फिर लाइकेन्स वगैरह की हो, या फिर समुद्र में हो, या फिर पर्यावरण में हो, ठीक है, या फिर वातावरण में हो, ठीक है, हाथी हो, शेर हो, कीट हो, ठीक, कुछ भी हो, उसका क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनिमल बिहेवियर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में यूपीएससी का PYQ भी है, ठीक है, 2023 का क्या पूछ लिया गया था, मधुमक्खियों को लेकर, मधुमक्खियों के वेगल डांस को लेकर क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसी तरह ओरंगुटान का औजार इस्तेमाल करना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये 2 स्टेटमेंट आप लोगों की PYQ जो है, PYQ के दर्शाते हैं कि क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो ये था यूपीएससी का ट्रेंड, जो आप लोगों को थोड़ा बताने और समझाने के लिए था, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती कि आप लोगों का 2026 में जितने भी इन्वायरमेंट में क्वेश्चन हो वो फंसे ना, ठीक है। अब 3 पोर्शन उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने कवर कर लिए, ठीक है। अब ये चौथा पोर्शन फ्यूचर के लिए है, कि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्या चीज़ें पढ़ लेनी है निचोड़ कर, कि क्वेश्चन भविष्य में अगर आए तो हम लोग फंसे ना। और ये भविष्य में जो टॉपिक हैं आने वाले के लिए मैंने इसमें करंट अफेयर भी ऐड कर दिया है। फ्यूचर रिलेटेड टॉपिक क्या हो सकते हैं, अब माइकोराइजा का भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो माइकोराइजा के बारे में मैंने लिखा है, मतलब माइकोराइजा क्या होता है कि कवक और पौधों की जड़ों के बीच एक ऐसा संबंध होता है, ठीक है। तो माइकोराइजा क्या होता है, कवक और पौधों की जड़ों के बीच एक संबंध होता है, ठीक है। तो ये माइकोराइजा उसको बोलते हैं, जो कि कवक और पौधों की जड़ों के बीच होता है, ठीक है। तो ये भविष्य में इसको लेकर, माइकोराइजा को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा। उसके बाद अब बायो इंडिकेटर, पिछले साल 2025 में लगभग 2 या 4 बायो इंडिकेटर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी लेके आई हूँ, MCQ भी खुद से बना के लाई हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देखो बायो इंडिकेटर की अगर हम लोग बात करें, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, ठीक है। तो अब ये आप लोगों को स्लाइड अच्छे से दिख रही होगी। माइकोराइजा क्या है, कवक और पौधों की जड़ों के बीच का संबंध, माइकोराइजा अपन लोगों को समझ में आ गया। अब बायो इंडिकेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो पहला लाइकेन आता है। लाइकेन किसको इंडिकेट करता है, लाइकेन जो है वो वायु की गुणवत्ता को इंडिकेट करने का काम करता है, ठीक है। जो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड को बताता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की स्थिति को बताता है, जिससे क्या होता है कि लाइकेन अगर वहाँ पर नहीं है तो समझ लो कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, ठीक। तो ये होता है वायुमंडल के लिए, वायुमंडल की स्पेशलिटीज़ को बताने के लिए लाइकेन का इंपॉर्टेंस। उसके बाद इसी तरह दूसरी स्पीसीज आती है क्या, ड्रैगन फ्लाई नाम की। तो ड्रैगन फ्लाई क्या करता है कि मीठे पानी का सूचक होता है, कि जहाँ पर भी जिस पानी में ड्रैगन फ्लाई पाई जाती है वहाँ पर मीठा पानी है, ठीक। तो ये याद रखना, ये क्या है, इसकी मौजूदगी बताती है कि जलाशय प्रदूषण मुक्त है, ठीक। मतलब जलाशय में मीठा पानी है और वहाँ पर क्या है, प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण बहुत कम, मतलब नाम मात्र का हो सकता हो, ठीक है। तो ये है ड्रैगन फ्लाई का इंपॉर्टेंस, ठीक, हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्पीसीज जो आती है वो डायटम्स है। तो डायटम क्या है, पानी में pH मान और पोषक तत्वों को इंडिकेट करता है, ठीक है। जिसमें डायटम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, अगर किसी की डूबने से मौत हुई है तो उसकी पुष्टि करने में उपयोग किया जाता है, ठीक है, डायटम का यूज़, ठीक। तो जो डायटम है वो पानी के pH मान और पोषक तत्वों को बता देगा। अगर डायटम वहाँ पर ज़्यादा होगा तो मतलब वहाँ का pH मान बढ़ा होगा, ठीक, या फिर इम्बैलेंस होगा, ठीक। और पोषक तत्वों की क्या होगी, निरंतर कमी होगी उस पानी में, ठीक है। तो किसी की डूबने की वजह से मौत हो जाती है तो इन चीज़ों को चेक किया जाता है वहाँ पर। उसके बाद 4th स्पीसीज क्या है, मॉस। मॉस क्या है, मिट्टी में अम्लता का सूचक है, मतलब मॉस का यूज़ मृदा की अम्लता का सूचक पता करने में किया जाता है कि मृदा में कितनी अम्लता पाई जा रही है, ठीक है। तो ये चारों इंडिकेटर्स आप लोगों के लिए प्लीज़ याद कर लेना, कहीं पर भी नोट्स बनाए हो इन चारों के बारे में एक एक पॉइंट सिर्फ लिखा है मैंने, आप लोग उसी को नोट कर लो, क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों के लिए जो MCQ लेके आई हूँ यूपीएससी के ट्रेंड के हिसाब से, और वो यूपीएससी के मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ हैं 2, ठीक है, कि उनको आप लोग पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। अगर पढ़ लोगे तो शायद हो सकता आ जाए, ठीक है। और अगर नहीं भी आया तो आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड तकलीफ तो नहीं होगी, मतलब वो चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम लोग MCQ पहले उनको देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जितना भी पढ़ के आए हैं, मैंने 4 या 5 सेगमेंट उस क्वेश्चन को लेकर डिस्कस किए।
अब जितना भी अपन लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन 7 करोड़ का। ठीक है, मजाक कर रहे हैं लेकिन आप लोग समझिए। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देने की जरूर कोशिश करना कमेंट बॉक्स में। मैं आंसर नहीं लेके आई हूँ इसीलिए कि आप लोगों को इतना मैंने पढ़ाया है तो थोड़ा तो उसका कुछ मुझे फल मिले कि आप लोग उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, और मुझे भी पता चले कि आप लोगों के थोड़ा कुछ तो समझ में आया ही है। ठीक है, गलत देना या सही देना पर अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करना। ठीक, क्वेश्चन क्या है, माइक्रोराइजल नेटवर्क के बारे में बात करता है जिसे कभी कभी वुड वाइड वेब भी कहा जाता है। ठीक है, वेब भी कहा जाता है। ये इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि यह पौधों की जड़ों और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध को दर्शाता है। अगर ऊपर माइक्रोराइजा के बारे में आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए हलवा होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इसके माध्यम से पेड़ एक दूसरे के साथ पोषक तत्वों और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, ये थोड़ा ऊपर के स्टेटमेंट को, अगर ये बात आप लोगों को याद है, ये बात आप लोगों को याद है तो ये तो लॉजिक है। ठीक, बीच में ये लॉजिक है, आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यह नेटवर्क पौधे को सूखे और रोगों के प्रति अधिक सहनशील बनाता है। तो ये दोनों लॉजिक बेस्ड स्टेटमेंट है। किसके लिए, ऊपर वाले स्टेटमेंट के लिए। अगर आप लोगों ने ऊपर वाला पढ़ा है अच्छे से, आप लोगों को याद है तो लॉजिक लगा के चीज़ें आसान हो सकती हैं। ठीक, इसीलिए यूपीएससी है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कितने सही हैं ये पूछा गया है। ठीक है, और ये मैं बता दूं, फिर से बता रही हूँ कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 के लिए, क्योंकि इसके लिए मेरी घंटों की मेहनत है। ठीक है, तो अब ऑप्शन ए क्या है, केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन 3 सभी 3 और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या सही है और क्यों सही है। ठीक है, तो इतना आप लोग कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, गारंटीड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह मैंने इन्हीं टॉपिक को डिकोड करते हुए एक नया और एक एमसीक्यू बनाया, उसको भी, वो भी फ्यूचर की करंट अफेयर से रिलेटेड है और जुड़ा है। ठीक है, तो चलिए उसको भी देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, लाइकेन वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ठीक, दूसरा क्या है, ड्रैगन फ्लाई जो है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के अच्छे बायो इंडिकेटर माने जाते हैं। ऑप्शन सी क्या है, मतलब स्टेटमेंट तीसरा क्या है, बायो इंडिकेटर केवल प्रदूषण की पहचान करते हैं, ये पारिस्थितिकी परिवर्तन का संकेत नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैंने तो जोर दिया है स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आंसर देने में आप लोग बहुत ज़्यादा इजी महसूस कर रहे होगे। और पूछा गया क्वेश्चन में क्या, इसमें से कितने कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो आप लोग दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए इजी होगा। मुझे भी लगता है कि आप लोगों को समझ में चीज़ें आ गई होंगी। बाकी अगर आप लोगों को जो भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आप लोगों को एक PYQ सॉल्व करने का भी तरीका अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह PYQ सॉल्व करके लाने की और आप लोगों को इसी तरह पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ भी अपने नॉलेज में अगर 0.1% का भी अगर इम्प्रूवमेंट महसूस हुई और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और रोज डेली मॉर्निंग में हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडी हो जाना। लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का कर्तव्य है भाई, इतनी मेहनत की गई है इसके पीछे। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी मेरी छोटे सी यूट्यूब फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, तो अब हम आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाय बाय। और बाकी कल मैं फिर से मिलूंगी एक नए टॉपिक और एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।